नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको निवेश की शुरुआत करनी है या फिर निवेश तो आप कर रहे थे लेकिन ये सोच के आप या तो रुक गए या तो संभल गए या तो डर गए कि बाजार का क्या होगा और बाजार की चाल के हिसाब से आप अपने निवेश को प्लान करते हैं, तो आज का शो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाजार के चाल के हिसाब से अगर आपको अपनी निवेश स्ट्रैटेजी सेट करनी है तो कहां पर आपको निवेश करने की ज़रूरत है ये आपको मालूम होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज हम फायदे के 10 फंड आपको बताने वाले हैं, ऐसे फंड जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और आने वाले समय में बाजार की चाल के मुताबिक भी या बाजार की चाल कैसी भी रहे, ये फंड आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफा आपको कमाने के काबिल लग सकते हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज मोहित गांग हैं, ये हैं फाउंडर मनी फ्रंट के। मोहित, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति। मोहित से इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज शो में खास क्या है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे मौजूदा बाजार में कहां बन रहे हैं मौके, कौन से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड आप चुने, हाइब्रिड टैक्स सेवर फंड में निवेश का क्या है फायदा, साथ ही ये भी जानेंगे सही समय पर निवेश की सटीक स्ट्रैटेजी क्या है। मोहित, हम तो यही कहते हैं कि बाजार में जैसा भी बाजार हो, निवेशकों के लिए मौके अपार होते हैं। अभी अगर हम प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो बाजार एक निवेशक को कैसा कॉन्फिडेंस अभी दे रहा है निवेश करने के लिए, जरा हमें बताइए। और पिछले 1 साल में भी जो हम एक महामारी के दौर से अभी गुजर रहे हैं, पैंडेमिक में भी बाजार ने निवेशकों के लिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज दी हैं? जी देखिए स्वाति, ये तो एकदम जाहिर सी बात है कि बाजार की जो चाल चल रही है वो बहुत ही तेज रफ्तार में चल रही है। और जो भी लोग जिन्होंने जिस भी समय ये सोचा कि बाजार बहुत बढ़ गया है, वैल्यूएशन बहुत हाई है और बाजार से अपना पैसा निकाल लिया, वापस ये रिडीम कर लिया, आज वो पछता रहे हैं और शायद एंट्री करने में घबरा भी रहे हैं, राइट। पर जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी ग्लोबली है, जितने लो इंटरेस्ट रेट्स है हर जगह, ये एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। महामारी अपनी तरफ है, इकोनॉमी का प्रदर्शन अपनी तरफ है, बट बाजार लिक्विडिटी को देखता है, बाजार फ्लोज को देखता है और वो फ्लोज लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट को देखते हुए बाजार की रफ्तार बहुत ही तेज है और मोमेंटम भी काफी तेज बना हुआ है। तो ऐसे में आपको कॉशियस रहने की जरूरत है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपने पैसे रिडीम कर और बैठ जाइए। अपने एसेट एलोकेशन पर स्टिक करिए। अगर आप इक्विटी में 50% पैसा लगा के रख सकते हैं, लगा चुके हैं, तो उसे कायम रखिए, उसे बनाए रखिए, उसे निकालिए मत। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपको नया पैसा भी डालना है अपने एलोकेशन के हिसाब से, तो उसे आप स्टैगर कर धीरे धीरे एसटीपी रूट के थ्रू डाल सकते हैं मार्केट में, एसआईपी के थ्रू प्रवेश कर सकते हैं। और अगर आपका होराइजन बहुत ही लंबा है, 10-15 साल का, तो बेझिझक होकर आप लमसम भी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। थोड़ी वोलेटिलिटी आ सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है, पर उतार चढ़ाव मार्केट का एक हिस्सा है। और अगर आप बनाए रखेंगे अपने निवेश को तो यहाँ से फायदे के पूरे आसार है। मोहित, ये आपने काफी जरूरी बात निवेशकों के लिए कही कि बाजार की चाल कैसी भी हो, आपको अपने निवेश को रोकना नहीं है। एक बार आपने एक प्लान बना लिया, बस उस पर अडिग रहना है, और अगर थोड़ा भी हिले तो आपको जाहिर तौर पर बाद में पछतावा भी होगा और वाकई नुकसान भी होगा। जैसे मोहित ने भी बताया कि जिन लोगों ने बाजार की चाल के हिसाब से अपने डिसीजन को रखा, वो आज सोच रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। अब हम इंडेक्स के सेंसेक्स, निफ्टी और इंडेक्स के प्रदर्शन के लिहाज से ज़रा आपसे ये थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं कि पिछले 1 साल में जिस तरीके से इंडेक्स में भी हमें एक प्रदर्शन देखने को मिला है, उससे हमें एक क्या तस्वीर देखने को मिली है और आने वाले समय की भी कुछ झलकी हमें इसमें नज़र आ सकती है। जी देखिए, अगर आप लास्ट 1 साल का प्रदर्शन देखें स्वाति, तो आपको दोनों ही इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी ने कुछ 50% के ऊपर का रिटर्न दिया है। यही नहीं, बट आप बाकी सारे इंडाइसेस ले लीजिए, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स ने कुछ 110% का रिटर्न है लास्ट 1 साल में, जो कि एक हिस्टोरिक रिटर्न है ऑनेस्टली। और अगर आप बैंक निफ्टी भी देखें तो वहां पर भी 63% का रिटर्न है। बट
एक चीज जो सब में कॉमन है वो है बहुत ही हाई वैल्यूएशंस का होना। तो जो भारतीय इंडाइसेस हैं, जितने भी इंडाइसेस ले लीजिए आप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उनका जो वैल्यूएशन चल रहा है, पी रेशियो, पीबी रेशियो जैसे आप बोलते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक रेशियोज, जो कि ये दर्शाते हैं कि बाजार कितने महंगे हैं, वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर चल रहा है। तो अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो जो ये इंडाइसेस है वो 30 टाइम मल्टीपल, ट्रेलिंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत हाई मल्टीपल है। अमूमन भारतीय मार्केट में देखा गया है कि एक हिस्टोरिक ट्रेंड ट्रेलिंग मल्टीपल का कुछ 20 से 22 टाइम्स के आसपास रहता है। 30 टाइम्स होना बहुत हाई है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 2007 के पीक पर, जब 2008 के पीक पर जब वो क्राइसिस शुरू हुआ था, तब भी बाजार का जो स्तर था वो कुछ 28 टाइम्स मल्टीपल पे था स्वाति, और आज हम उस स्तर से भी ऊपर है वैल्यूएशंस के लिहाज से। हालांकि जैसे मैंने पहले बोला, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इस तरह का लिक्विडिटी फ्लो भी कभी नहीं आया, और जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स ने अपने ताले खोल रखे हैं करेंसी प्रिंटिंग के और इंटरेस्ट रेट्स को जिस नीचे स्तर पर लाके रखा है, उस हिसाब से एक बहुत ही अविश्वसनीय सिचुएशन है, और ये काफी देर तक कायम भी रह सकती है। तो बाजार से घबराने की जरूरत नहीं है, संभल कर चलने की जरूरत है। बिल्कुल, घबराना नहीं पर संभलना जरूर है। एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मोहित, मैं आपसे बहुत क्रिस्प में उसका जवाब जानना चाहती हूँ, और उसके बाद हम फंड की तरफ आते हैं। वो ये है कि हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या ये बाजार में निवेश करने का सही समय है? देखिए, ये काफी जगह, काफी बार, काफी इन्वेस्टर्स के साथ में जब डिस्कशन होता है तो ये सबसे पहला सवाल आता है, और मेरा हमेशा से एक ही जवाब रहा है कि ये ऑल टाइम हाई नहीं है, ये एक रिकॉर्ड हाई है, राइट। अभी बाजार को और बहुत आगे जाना है। 5 साल में, 10 साल में आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या था। 2008 का लेवल भी इसी तरह से लोगों को लगा था कि ये क्या लेवल है, किस तरह से बाजार भाग रहा है, पर बाजार ने उन ऊंचाइयों को क्रॉस किया। इसी तरह पिछले जितने भी पीक बने हैं वो सब क्रॉस हुए हैं। अगर भारतीय इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो ये स्तर भी आगे जाएगा और क्रॉस होगा। हो सकता है करेक्शन आए, वो किसी को नहीं पता कि वो 6 महीने में आएगा या साल भर में आएगा, तो उसके लिए वेट मत करिए। जो ज्यादा पैसा इन निवेशक खोता है वो करेक्शंस का वेट करके खोता है, करेक्शंस में नहीं खोता। ये एक बहुत अच्छी कहावत है, और बस मेरी वही राय है कि आप वेट मत करिए करेक्शंस का, आप अपने निवेश को बनाए रखिए, और बाजार में और नए स्तर आएंगे अभी, और इससे भी ऊंचे स्तर आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो घबराइए मत और अपना निवेश करिए। बिल्कुल, और बाजार को टाइम करना इतना आसान नहीं होता है। अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलिए और बाकी रेस्ट एल्स विल फॉलो। चलिए, अब फंड हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ मोहित, जो कि हम कह रहे हैं कि फायदे के फंड हैं। सबसे पहले ये जो फंड आप बताने वाले हैं दर्शकों को, उनको चुनने का पैमाना आपने क्या रखा है? जी स्वाति, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये जो स्कीम्स हैं, ऐसा नहीं है कि यही स्कीम्स है बाजार में और भी बहुत अच्छी स्कीम्स हो सकती है। हमने क्या किया है, हमने सारी कैटेगरीज उठाई है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इन सब कैटेगरीज में कुछ एक एक अच्छा चुनाव करके हम अपने निवेशकों को ये बताना चाहते हैं कि वो इन कैटेगरीज में इन स्कीम्स का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, उनका जो रिस्क एपेटाइट है, वो अपने एडवाइजर से बात करें, और उसके लिहाज से अपने गोल्स के हिसाब से आप प्लानिंग कर इसे ट्वीक भी कर सकते हैं। बट ये स्कीम्स, मुझे लगता है, ये हमेशा की तरह एवरग्रीन स्कीम्स हैं, और इनमें अगर आप निवेश करेंगे, धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाएंगे, तो काफी फायदे के आसार भी हैं। ओके, चलिए अब फंड्स की तरफ आते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले लार्ज कैप कैटेगरी, उसमें से कौन सी स्कीम आप आज सबसे पहले दर्शकों को बताने वाले हैं, और थोड़ा उसके बारे में भी बताएं, रिटर्न के लिहाज से भी, रिस्क के लिहाज से भी, और डेफिनेटली जो फंड के क्राइटेरिया आपने सिलेक्ट किए उसके लिहाज से यही स्कीम क्यों? जी स्वाति, देखिए, लार्ज कैप स्वाति एक ऐसी कैटेगरी हो गई है जिसमें एंटर करने से पहले मैं सबको बताना चाहता हूं कि जो सेबी का नया रिक्लासिफिकेशन का रूल आया है, उसके तहत अब लार्ज कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर को टॉप 100 स्टॉक्स में से ही स्टॉक्स का चुनाव करना है। आप कोई भी लार्ज कैप स्कीम उठाइए मार्केट में, आज वो 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ की स्कीम है, और वो अपने पोर्टफोलियो में 70 से 80 स्टॉक लेकर बैठे हैं। तो 100 स्टॉक्स में से 70-80 स्टॉक चुनना कोई बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है। वो मतलब काफी नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है। तो लार्ज कैप जो एक ऐसी कैटेगरी हो गई है जहां पर एक्टिव मैनेजमेंट धीरे धीरे अपना जादू जो है वो खोता जा रहा है, और पैसिव मैनेजमेंट की तरफ मार्केट बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल और HNI मार्केट जो है वो पैसिव कैटेगरी में लार्ज कैप की तरफ धीरे धीरे मुड़ रहा है। तो इसलिए मेरा जो चुनाव है लार्ज कैप में,
वो बहुत ही हटकर है और वो एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं है, वो है पूरी तरह से पैसिव स्कीम्स। और यहाँ पर मैंने 2 स्कीम्स का चुनाव किया है। अगर आप ये 2 स्कीम ले लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको आगे 10-15 साल तक कभी सोचने की जरूरत नहीं है। आपको कभी ये नहीं देखना होगा कि मैंने चेंज करूं, क्या करूं, इनमें बदलाव करूं, बिकॉज अगर भारतीय मार्केट अच्छा करेगा, अर्थव्यवस्था अच्छी करेगी, तो ये 2 जो स्कीम्स हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके इंडेक्स को ट्रैक कर बढ़ती रहेंगी उनके साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड को। सिंपल सी बात है, जो निफ्टी है उसमें 50 टॉप स्टॉक्स हैं, टॉप कंपनीज हैं भारत की, और इन कंपनीज का जो चुनाव होता है निफ्टी इंडेक्स में आने के लिए, वो ऑटोमेटिकली हर 6 महीने में वो रीसेट होता रहता है, राइट। जो कंपनीज अच्छा करती है, जिनका मार्केट कैप बढ़ता है, जिनका इम्पैक्ट कॉस्ट लो है, वो अपने आप एक फॉर्मूले के तहत निफ्टी में प्रवेश करती हैं, और जो खराब कंपनियां होती हैं वो बाहर निकल जाती है। तो ये जो ऑटो रिबैलेंसिंग है वो निफ्टी कर रहा है। आपने बस उस इंडेक्स फंड को खरीद लिया और अपने पोर्टफोलियो में बैठा लिया। तो यहां पर जो इंडेक्स का प्रदर्शन रहेगा, जो इंडेक्स की चाल रहेगी, वही इस स्कीम की चाल रहेगी। सबसे अच्छी बात क्या है, जो नोट करने की बात है और जिसके कारण मैं इसको रिकमेंड भी करता हूं, नंबर 1, इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है स्वाति, वो सबसे कम है। आज आप कोई भी एक्टिव फंड उठा लीजिए, उसका जो एक्सपेंस रेशियो होगा आपको वो 1.75 से 2.5-2.25% के बीच में मिलेगा लार्ज कैप कैटेगरी में। इंडेक्स फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको 0.25 से 0.5 के बीच में मिलेगा लार्ज कैप कैटेगरी में। रेगुलर प्लान की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट में वो 0.10 हो जाता है। तो बहुत ही लो एक्सपेंस रेशियो है, लो कॉस्ट है। तो यहाँ पर ही आपको कुछ 1-1.5% का डिफरेंस साल दर साल ज्यादा बैठ जाता है, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडेक्स में कुछ कंपनीज ऐसी हो गई हैं, जैसे रिलायंस। अभी रिलायंस का जो वेटेज है वो इंडेक्स में 14% के ऊपर चला गया है। अब जो सेबी के रूल्स के हिसाब से एक एक्टिव फंड मैनेजर किसी भी स्कीम को 10% से ज्यादा वेट नहीं दे सकता अपने पोर्टफोलियो में। तो अगर रिलायंस बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तो चाहकर भी कोई फंड मैनेजर 10% से ज्यादा रिलायंस होल्ड नहीं कर सकता, और वहां पर वो हमेशा अंडर परफॉर्म करेंगे। पर इंडेक्स फंड में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडेक्स फंड में बिकॉज उनको इंडेक्स को एज इट इज रेप्लिकेट करना है, वो बिल्कुल उसी तरह से उसी वेटेज के हिसाब से अपने स्टॉक्स चुन लेंगे, और यहाँ पर आपको कभी अंडर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा इंडेक्स के तहत। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि लार्ज कैप कैटेगरी में एक्टिव फंड्स को छोड़कर पैसिव की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहला चुनाव प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स, और दूसरा चुनाव यूटीआई नेक्स्ट निफ्टी, टॉप 50 फर्स्ट से लेकर 100th कंपनी। ये 2 फंड आप ले लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, दोनों ही बहुत लो कॉस्ट है, और पूरी तरह से जो 100 लार्ज कैप स्टॉक्स है वो आप कवर कर लेंगे। तो ये 2 स्कीम्स का मैंने चुनाव किया है लार्ज कैप में। ओके, तो लार्ज कैप फंड की 2 स्कीम्स की चर्चा अभी हमने की है मोहित से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम कुछ और कैटेगरीज के फंड को डिस्कस करेंगे, और बस तुरंत लौटते हैं। देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हम आपको बता रहे हैं फायदे के फंड। हमारे साथ मोहित गांग है। मोहित, लार्ज कैप कैटेगरी के फंड तो हमने डिस्कस किया, थोड़ा रफ्तार अब बढ़ाएंगे हम, और हम सीधे आना चाहते हैं अब लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की तरफ, और उसके बाद फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का भी हम जिक्र करेंगे। तो शुरुआत मोहित करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड से। जी स्वाति, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मैंने एक थोड़ा सा अलग हटके नाम चुना है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। देखिए, वहां पर मेरी जो पहली चॉइस रहती वो मिराए एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड होती, बट क्योंकि वो फंड को लॉक कर दिया गया है और उसमें फ्रेश सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का चुनाव किया है। काफी पुराना फंड है, काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, 2004 से चल रहा है मार्केट में, तो एक एस्टैब्लिश सा पेडिग्री है इस फंड का। हर्षा उपाध्याय जो फंड मैनेजर है, उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा है। कोटक के सबसे सीनियर फंड मैनेजर है वो, और बहुत सालों से कोटक के साथ में है। तो ये सब काफी अच्छी बातें हैं। 6000 करोड़ के ऊपर का फंड का ईएम है, जो कि एक अच्छा ईएम कहूंगा मैं इस कैटेगरी के लिए। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर कुछ 47% लार्ज कैप है, 33% मिड कैप है, और 10-11% के आसपास स्मॉल कैप है। तो एक अच्छा कंपोजिशन है तीनों ही मार्केट कैपिटलाइजेशंस के बीच में। और फंड मैनेजर का जो स्टाइल है
वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर वैल्यू और ग्रोथ को वो अच्छे से ब्लेंड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर पोर्टफोलियो का ओवरऑल पी रेशियो देखेंगे तो बहुत हाई है, वो काफी रीजनेबल लेवल पे प्ले कर रहे हैं और काफी उन्होंने वैल्यू स्टॉक्स भी ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अपनी कैटेगरी को देखते हुए, राइट, एल हो गया। तो कुछ ऐसे नाम है यहाँ पर। तो इस स्कीम का मैंने चुनाव किया है, प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है, कंसिस्टेंट है और मुझे लगता है कि ये जो स्कीम है ये एक स्टेडी स्कीम है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। अब आते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जो कि सबसे बड़ी कैटेगरी है लार्ज कैप के बाद भारतीय मार्केट में। फ्लेक्सी कैप में जैसा कि आपको पता भी होगा कि कुछ रूल्स चेंज हुए थे। मल्टी कैप कैटेगरी पहले सेबी ने निकाली, फिर सबने अपनी स्कीम्स को रिक्लासिफाई करके मोस्टली फ्लेक्सी कैप कर दिया और कुछ ने उन्हें मल्टी कैप में रखा। तो फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास में पूरी तरह से छूट होती है, वो किस तरह से मूव करना चाहता है लार्ज मिड स्मॉल के बीच में। यहाँ पर आप आंख बंद करके पराग पारिक फंड हाउस की पराग पारिक फ्लेक्सी कैप स्कीम का चुनाव कर सकते हैं। ये स्कीम क्यों? देखिए, इस स्कीम की बहुत खास बातें हैं। एक तो ये पराग पारिक की फ्लैगशिप स्कीम है और उनका जो एयूएम है आज पूरे फंड हाउस का, उनके पास 4 या 5 स्कीम ही है और उसमें यही स्कीम है जो कुछ ऑलमोस्ट 95% के आसपास का एयूएम कमांड करती है। तो एक तरह से ये स्कीम ही पराग पारिक है, पराग पारिक ही ये स्कीम है, राइट। तो उनका पूरा जो फोकस अटेंशन है सब कुछ स्कीम पर है और उनका पूरा जो रिसर्च एबिलिटी और सब कुछ है वो इस पर निर्भर करता है। तो ये एक तरह से उनके लिए बहुत की स्कीम हो गई। राजीव ठक्कर जो फंड मैनेजर है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे यूनिक बात इस स्कीम की ये रही है कि इन्होंने हमेशा से इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर रखा है। तो कुछ 30 से 35% के बीच में इनके पास में इंटरनेशनल स्टॉक्स रहते हैं। आप नाम देखेंगे अगर स्वाति, तो फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी नामचीन कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स आप और मैं हमेशा से लेना चाह रहे थे, वो इस पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद है। तो अगर आप स्कीम ले लेते हैं तो आप ना सिर्फ लार्ज मिड स्मॉल में खेलते हैं भारतीय मार्केट में, बट आपके पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आ जाता है। प्रदर्शन के लिहाज से बहुत ही कंसिस्टेंट स्कीम, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। लास्ट 1 साल, 3 साल, 5 साल आप कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो इस स्कीम को आप आंख बंद करके चुन सकते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। तो ये मेरे 2 चुनाव है, लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में। ओके, चलिए मोहित, अब आते हैं हम मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ। पिछले 1 साल में बेहतरीन धमाकेदार प्रदर्शन हमने देखा है दोनों ही कैटेगरीज की तरफ से, दोनों ही इन स्पेसेस से। अब इसी कैटेगरी में हम कौन सी स्कीम आज बताएंगे दर्शकों को? जी देखिए स्वाति, मिड कैप जो कैटेगरी है वहां पर आप 101st कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन से लेकर 250वीं कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन तक जा सकते हैं। ये एक फंड मैनेजर को मैंडेट दिया हुआ है सेबी ने अपने डेफिनेशन में। 150 कंपनीज का यूनिवर्स है, उसमें से आपको चुनना होता है। मिड कैप अगर आप सूचक भी देखें तो बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे चल रहा है। तो मिड कैप में मुझे लगता है अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है स्कीम्स के पास में वो ये है कि रीजनेबली प्राइस्ड स्टॉक को चुनना। तो बहुत ही कम स्कीम्स आपको ऐसी मिल पाएंगी जहां का पी रेशियो जो है ओवरऑल स्कीम का वो एक रीजनेबल स्तर पर ट्रेड कर रहा है। और ये मेरे लिए एक बड़ा सूचक बन जाता है, बिकॉज मार्केट में डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो कि फ्रॉडी हो चुके हैं, जहां पर बहुत एक्सट्रीम में वैल्यूएशन जा चुका है। तो उनसे कैसे फंड मैनेजर अपना बचाव करता है और कैसे रिस्क मैनेज करता है, वो की क्राइटेरिया है। तो उसको देखते हुए जो मैंने चुनाव किया है वो है ईडलवाइज मिड कैप फंड। 2-3 कारण है। एक तो स्कीम का साइज बहुत छोटा है, कुछ 1360 करोड़ के आसपास का ईएम है, जो इसे बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। क्विकली फंड मैनेजर अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट कर सकता है, इन आउट मूव कर सकता है। इसमें 72% मिड कैप है, 23% स्मॉल कैप है। एक अच्छा बैलेंस बना रखा है मिड और स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलता है स्कीम में। प्रदर्शन के लिहाज से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। और हर्षद पटवर्धन एक नामचीन फंड मैनेजर, काफी सालों से स्कीम के साथ में जुड़े हुए हैं। ये अभी से नहीं, ईडलवाइज के टाइम से नहीं, बट जेपी मॉर्गन जब एएमसी हुआ करता था वहां से आप जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड जिसे मैं बोलूंगा। और इनका पोर्टफोलियो भी अगर आप देखें स्वाति, तो कुछ अच्छे नाम सीमेंट सेक्टर के, इंजीनियरिंग पर ये लोग थोड़ा सा हैवी है, कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा हैवी है, जो कि मुझे लगता है कोविड के बाद वाले काल में ये सारे सेक्टर्स अच्छा करने चाहिए, जैसे कोर इकोनॉमी बोलते हैं। तो वहां पर इनका पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छी तरह से पोजिशनड है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिंदल स्टील एंड पावर, ओडिशा सीमेंट, जेके सीमेंट, अच्छे नाम कुछ मिड कैप क्षेत्र के इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं। तो मेरा चुनाव रहेगा ईडलवाइज मिड कैप स्कीम। स्मॉल कैप की अगर बात करें स्वाति, तो यहां पर एक बहुत ही पुराना स्कीम है जिसे पहले डीएसपी माइक्रो कैप कहा जाता था, जिसका नाम चेंज होकर डीएसपी स्मॉल कैप हो गया। 2007 से ये स्कीम चल रही है, कुछ 13-14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा फंड।
बीच बीच में इस फंड को काफी बार बंद किया गया, फिर खोला गया, बिकॉज कॉर्पस जैसे ही बहुत बढ़ जाता है खोलने के बाद, तो स्मॉल कैप में अमूमन फंड मैनेजर्स उसे बंद कर देते हैं ताकि उसे मैनेज किया जा सके स्कीम को। स्कीम का कॉर्पस स्मॉल कैप कैटेगरी के लिहाज से आज भी थोड़ा ज्यादा है, कुछ 7,200 करोड़ के आसपास, बट स्टिल जिस तरह से इसे मैनेज किया गया है, विनीत सामरे जो कि सीआईओ है डीएसपी के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसे मैनेज किया है, और रेशम जैन को फंड मैनेजर हैं इसके, तो काफी अच्छी तरह से इसे मैनेज किया है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि स्कीम के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत हाई पे चल रहा है वैल्यूएशंस के लिहाज से, और आप इनका पोर्टफोलियो अगर देखें तो वो 19 टाइम के मल्टीपल पर है स्वाति। स्मॉल कैप क्षेत्र में इतना रीजनेबली प्राइस स्कीम मिलना बहुत मुश्किल है, और पोर्टफोलियो भी बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है आपको। अतुल लिमिटेड, नीलकमल लिमिटेड, इप्का लेबोरेटरीज, केपीआर मिल, काफी अच्छे नाम हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर मैं डीएसपी स्मॉल कैप के साथ बेझिझक होकर जा सकता हूँ। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मिड और स्मॉल कैप हाई रिस्क होते हैं, तो इन्वेस्टर्स प्लीज अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से ही इन क्षेत्रों में, इन कैटेगरीज में प्रवेश करें, अदरवाइज लार्ज और फ्लेक्सी कैप में बने रहे। परफेक्ट। दो और स्कीम्स कैटेगरीज बेसिकली आपने जो आज दी है हमें, वो है टैक्स सेवर फंड और है एक और हाइब्रिड फंड। आप दोनों की ही स्कीम्स आप बताइए कौन सी हैं। देखिए, टैक्स सेवर बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, बिकॉज आपको, मुझे, सबको अपना एटीसी के लिहाज से वो 1.5 लाख हर साल इन्वेस्ट करना होता है, और उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो टैक्स सेवर्स का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो आपको वैसे भी अगर निवेश करना है तो एक अच्छी कैटेगरी है। और यहाँ पर मिराय एसेट टैक्स सेवर, मिराय फंड हाउस के सारे ही फंड अगर आप देखें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इमर्जिंग ब्लू चिप जैसे मैंने बोला बंद कर दिया गया है, बट बहुत अच्छा है, उनका लार्ज कैप भी काफी अच्छा है। और बट अगर मुझे एक स्कीम चुननी होगी अभी, तो मैं एसेट टैक्स सेवर को चुनूंगा। नीलेश सुराना जो कि उनके सीआईओ भी हैं और ये स्कीम के फंड मैनेजर भी है, कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुआ थी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। स्कीम में एक बहुत अच्छा ब्लेंड उन्होंने बनाया है, लार्ज, मिड और स्मॉल में 70% लार्ज कैप, 20% मिड कैप, 10% के आसपास स्मॉल कैप, 8% कुछ। तो वो बहुत अच्छा प्ले करते हैं। अगर आप देखें, आप उनके स्टॉक सिलेक्शन को, टर्नओवर थोड़ा हाई है स्कीम में, बट वो काफी अच्छा रोटेशन करते हैं अपने स्टॉक्स का, और काफी अच्छा मूवमेंट भी है उनका विद इन द कैपिटलाइजेशन। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और स्कीम का ईएम भी काफी अच्छा है, कुछ 8,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर उन्होंने बैंकिंग पर हैवी पोर्टफोलियो बनाया है, जो कि अगर इकोनॉमी अच्छा करता है, मार्केट रिवाइव करता है और आगे भी बढ़ता है, तो बैंकिंग विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ एवरीथिंग। तो उस लिहाज से काफी अच्छी स्कीम है ये। हाइब्रिड कैटेगरी, इट्स अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, जैसा सबको पता है। यहाँ पर मैं अमूमन, अगर कोई पूछता है तो मैं एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का चुनाव करता हूँ। आई रेदर नॉट प्रेफर अ कंजर्वेटिव हाइब्रिड और एन अग्रेसिव हाइब्रिड। उनकी जगह मैं चाहता हूँ कि एक बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि थोड़ा सा मार्केट मूवमेंट के लिहाज से अपना डेट इक्विटी रेशियो डायनेमिकली चेंज करता रहे। वहां पर मुझे लगता है ज्यादा अच्छा स्कोप है किसी भी फंड मैनेजर के पास में, और इन्वेस्टर्स को भी ज्यादा लाभ होता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सेफ चॉइस लिया है, बिकॉज वैसे भी बैलेंस कैटेगरी है। यहाँ पर मैंने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करी है। जो मार्केट का सबसे पुराना, सबसे रॉक सॉलिड स्कीम है, वो है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड। एज ओल्ड क्लासिक जिसे बोलते हैं, वैसा स्कीम है। 32,000 करोड़ का ईएम है, बहुत बड़ा ईएम, बट बिकॉज डेट इक्विटी दोनों है, आराम से आप उस तरह के ईएम को मैनेज कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये 30 से 35% इक्विटी रखते हैं, 30% के आसपास डेट रखते हैं, और बाकी पोर्शन में ये कवर्ड कॉल्स और स्टॉक आर्बिट्राज करते हैं। तो इन्वेस्टर को टैक्सेशन इक्विटी का मिलता है हमेशा। टैक्स के लिहाज से एफिशिएंट है स्कीम बहुत ही, और अच्छी तरह से स्कीम प्रोटेक्टेड भी रहता है, सेफ भी रहता है। कवर्ड कॉल्स का भी आईसीआईसीआई ने बहुत अच्छे से यूज किया है लास्ट 3-4 महीनों में, और उन्होंने काफी रिटर्न्स भी बनाए हैं उस स्ट्रैटेजी से अपने निवेशकों के लिए। तो मुझे लगता है अगर आपको एक कंजर्वेटिव सा चॉइस रखना है बैलेंस्ड कैटेगरी में, तो प्रू आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज एक बहुत अच्छा स्कीम हो सकता है उस कैटेगरी के लिए। तो बहुत सारी कैटेगरीज के फंड्स की स्कीम्स हमने डिस्कस की। मोहित ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फंड का चुनाव क्यों किया, उसके तमाम स्पेसिफिकेशंस आप सबको बताए हैं। बस आपको, जैसा मोहित ने भी बताया, रिस्क एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन फंड का चुनाव आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है कि नहीं करना है, उसका ध्यान रखना है। बहुत अच्छा लगा मोहित, आज आप हमारे साथ मनी गुरु के इस एपिसोड में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज मनी गुरु में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।